नई शिक्षा नीति का जो फोकस पॉइंट है, या आप कह सकते हैं 5 पिलर है, वह है एक्सेसिबल, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अर्थात सर्वसुलभता, भागीदारी, गुणवत्ता, सामर्थ्यता और जवाबदेहिता। यहां सर्वसुलभता का मतलब है कि सबको प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सुलभ हो। इस संदर्भ में एक जो इसमें की गई है, आरटीई को मैंडेटरी कर दिया गया, हर एक संस्थान के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, तो जिससे यह सबको सुलभ होगा और यह विद इन बाउंड्री होगा, विद इन बाउंड्री, या आप ये कह सकते हैं विद इन रीच ऑफ स्टूडेंट। सर्वसुलभता के संदर्भ में इसको रखा गया है। इक्विटी यानी भागीदारी, ये जो भागीदारी है इस नई शिक्षा नीति में इसे इस तरह से संदर्भित किया गया है कि शिक्षा का प्रसार करना सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। हर एक अंग, हर एक समूह उसमें भागीदारी करे, और अगर हर एक अंग, हर एक समूह इसमें भागीदारी करता है तो शिक्षा सर्वसुलभ और निम्नतम व्यक्ति तक पहुंच सकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब है जैसे रोजगारवरक शिक्षा, विषय विशेषज्ञ की शिक्षा। तो क्वालिटी एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया गया है। शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। तो गुणवत्ता का मतलब हुआ रोजगारपरक शिक्षा, विषय विशेषज्ञ की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा जिसका वो भविष्य में उपयोग कर सके। अफोर्डेबिलिटी, सामर्थ्यता के अनुसार शिक्षा। अगर किसी पर सामर्थ्य नहीं है उस शिक्षा को प्राप्त करने का, यहां सामर्थ्य का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे के लिए मजबूरी होती है कि कम उम्र में ही रोजगार प्राप्त करे, तो वह रोजगार युक्त शिक्षा माध्यमिक स्तर में ही प्राप्त करके धन अर्जन कर सकता है, या ग्रेजुएशन में 1 साल में सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स। तो अगर वह सर्टिफिकेट कोर्स कर लेता है या डिप्लोमा कोर्स कर लेता है तो वो उस समय छोड़ सकता है और बाद में फिर इसको कर सकता है जब उसका सामर्थ्य होगा, और उसमें गैप का जो गैप ईयर का बाउंडेशन है वो बाधित नहीं करेगा। अर्थात जब भी वह सामर्थ्यवान होगा तो वह उस शिक्षा को आसानी से प्राप्त कर लेगा। तो सामर्थ्यता पर ध्यान दिया गया है। अकाउंटेबिलिटी, इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। जो असेसमेंट का जो दायरा बनाया गया है, यानी शिक्षक का असेसमेंट स्टूडेंट करेगा, फिर शिक्षक का स्टूडेंट उसके कलीग्स करेंगे, शिक्षक का असेसमेंट उसके कलीग करेंगे, स्टूडेंट का स्टूडेंट भी असेसमेंट करेगा। तो इससे जो है वो जवाबदेही तय होगी शिक्षकों की। इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंसी का भी संदर्भ है। जवाबदेहिता ट्रांसपेरेंसी से आती है। तो एक गवर्निंग बॉडी होगा। इसके अलावा शिक्षा का मॉडल एक होगा, यानी वहां एकरूपता आएगी, एकरूपता आएगी, एक बॉडी होगा तो उससे
पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आएगी और जवाबदेही और ज्यादा निकल के आएगा। ये आप 5 सेप को रखेंगे। दूसरा, इस संदर्भ में एक और इंपॉर्टेंट है कि इस शिक्षा पर किसका किसका प्रभाव है। तो गांधी, जो 3 पिलर है हमारे, गांधी, टैगोर और नेहरू, इनकी शिक्षा नीति का क्या छाप है इस पर। तो हम इसको इस गांधी टैगोर की शिक्षा के संदर्भ को समझने से पहले हम लैंग्वेज से जुड़े हुए जो चेंजेस किए गए हैं, चेंजेस प्रस्तावित हैं, उस पर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही बेहतर आयाम दिया गया है। जैसे एक कहा जाता है, द ड्रॉप आउट के पीछे सिर्फ गरीबी नहीं होता है, एक भाषा भी बैरियर बनता है। जैसे बहुत सारे छात्र अपनी शिक्षा को मातृभाषा में अगर प्राप्त करते हैं तो उनके लिए सुग्राह्य होता है। तो मातृभाषा में शिक्षा जो कि सुग्राह्य होगा हर एक के लिए सुग्राह्य होगा और आसानी से चीजों को सीख लेगा। इसकी परिकल्पना, मातृभाषा सुग्राह्य होगी, यह परिकल्पना टैगोर की भी है और यह परिकल्पना गांधी की भी है। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होगी तो यह छात्रों के लिए सुग्राह्य होगा, जो संकल्पना गांधी और टैगोर दोनों ने दिया था। दूसरा, इन दोनों का कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा को, अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य नहीं बनाया जाए, अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। गांधी जी का स्पष्ट कहना था, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में देखा है, कि अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। तो यह गांधी जी की थी। और टैगोर भी कहते थे कि मातृभाषा में विकास की संभावना ज्यादा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, चीन, जापान, इजराइल का विकास मातृभाषा में हुआ है। तो ये दोनों की थी, अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य नहीं बनाया गया चाहिए। इस संदर्भ में अगर नई शिक्षा नीति में देखेंगे तो कहा गया है 2 ही चीज, या तो आप स्थानीय भाषा में पढ़ेंगे और या राजभाषा हिंदी में, यानी स्थानीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा हिंदी को स्वीकार करेंगे। इसमें इंग्लिश के संदर्भ में कहा गया है कि इसे एक विषय के रूप में लीजिए। तो एक विषय के रूप में लीजिएगा तो ऐच्छिक होगा, तो मैंडेटरी नहीं होगा, जैसे कि आज मैंडेटरी बना हुआ है। दूसरा, एक और किया गया है, हर एक इंस्टीट्यूशन को ये ऑप्शन दिया गया है कि यू हैव टू ऑप्ट। अगर आपके शिक्षक और छात्रों के बीच अगर समन्वय हो कि कौन सा भाषा पढ़ानी चाहिए, तो अगर वो अंग्रेजी के लिए कह रहा है तो ठीक है, वो ऑप्ट कर सकता है, नहीं तो यह ऐच्छिक रहेगा। तो भाषा के संदर्भ में जो मातृभाषा पर फोकस किया गया है, इससे मैं मानता हूं कि प्रारंभिक शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट 0 होने की संभावना है, यानी 100% वहां पे अपीयरेंस होगा। यह एक क्रांतिकारी कदम है। दूसरा, चौथा इसमें जो फोकस किया गया है, फोकस ऑन क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज के संवर्धन की बात करी गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहा जाता है जो 1500 वर्ष पुराना हो, उसको कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। और क्लासिकल लैंग्वेज में हमारा साहित्य बहुत समृद्ध है।
पहला क्लासिकल लैंग्वेज तमिल था, फिर संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़। दीज आर क्लासिकल लैंग्वेज। इन लैंग्वेजों का साहित्य बहुत समृद्ध होता है। तो और यह जड़ से जुड़ा हुआ है, ग्रास रूट से यह जुड़ा हुआ होता है, और इसमें समृद्ध साहित्य है जिसमें कहा जाता है कि यह साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज का दर्पण। तो इन साहित्य से समाज को नई दिशा मिलेगी, समाज को नई दिशा मिलेगी और लोग ग्रास रूट तक जुड़ेंगे। जो हमारे मानसिकता में अंग्रेजियत समा गई है, आज भी हम मानसिक रूप से जो गुलाम हो चुके हैं, इन लैंग्वेज पर अगर फोकस किया जाएगा, जैसा कि घोषणा की गई है कि क्लासिकल लैंग्वेज का संवर्धन किया जाएगा और उसको शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाएगा, जिससे क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। विशेषकर संस्कृत को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और क्योंकि संस्कृत इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज, यह साइंटिफिक लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज की विशेषता है इसमें जो हमारा जो साहित्य है उसमें साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत सारे सामग्रियां हैं। तो संस्कृत साहित्य को मुख्य धारा में ला करके भाषागत वैज्ञानिक सोच तो विकसित किया ही जाएगा। हम इससे जुड़े हुए साहित्य को समझ करके हम साइंटिफिक रिसर्च को और ज्यादा स्वदेशी रूप में विकसित कर पाएंगे। जैसे वैदिक साहित्य हो, या गणित से जुड़ा हुआ हो, या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, या फिजिक्स से जुड़ा हुआ हो, बहुत सारे रिसर्च इससे करे जा सकते हैं। चिकित्सा से जुड़ा हुआ हो, वो आप यानी चिकित्सा में क्रांति आ सकती है, गणित के क्षेत्र के विकास में क्रांति आ सकती है, एस्ट्रोलॉजी के विकास में क्रांति आ सकती है, एस्ट्रोफिजिक्स के विकास में क्रांति आ सकती है, क्योंकि इसमें जो है वो साइंटिफिक रिसर्च के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। तो मेरे हिसाब से क्लासिकल लैंग्वेज को फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम आते हैं, लैंग्वेज से संबंधित चीज़ों को समझना होगा कि स्थानीय भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज को संवर्धन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इससे हमें अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति की से लगाव ज़्यादा होगा, स्वदेशी का भाव ज़्यादा जागृत होगा। इससे हमें एक और पॉइंट लिख लीजिए, साइंटिफिक से नहीं, स्वदेशी का भाव जागृत होगा, स्वदेशी का भाव जागृत होगा, यह भी आप रख लीजिए। अब आइए गांधी का, मैंने कहा कि गांधी और टैगोर दोनों का है मातृभाषा पर फोकस। अब और गांधी टैगोर में देखिए, लर्निंग विथ अर्निंग, लर्निंग विथ अर्निंग, लर्निंग विथ अर्निंग, ये गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा थी इसका एक आधार था। लर्निंग विथ अर्निंग यानी प्राथमिक स्तर से ही रोजगार परक शिक्षा की ओर मोड़ने की बात की गई है। यह गांधी जी की शिक्षा नीति थी। और
कहा गया 6th क्लास से जो रोजगार परक रुचि के अनुसार रोजगार परक शिक्षा रुचि के अनुसार जो देने की बात कही गई है वह लर्निंग विथ अर्निंग, ये गांधी जी की शिक्षा का प्रभाव नजर आता है। दूसरा, अगर हम देखेंगे तो टैगोर के संदर्भ में देखिए कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, शिक्षा जो सिर्फ टैगोर का मानना था कि पुस्तक के बोझ से, पोथी के बोझ से शिक्षा जो है व्यक्ति को मशीन के रूप में परिवर्तित कर देता है और वह रतंट विद्या की ओर लोगों को परिवर्तित कर देता है। और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के साथ शिक्षा देना वह समझ को विकसित करता है। जैसे उन्होंने कहा कि प्रकृति के स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा मिलना चाहिए और उसमें किस पुस्तकों का कोई योग नहीं, उदाहरण नहीं है। भूगोल हो, गणित हो, कला हो, प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में वो शिक्षा प्राप्त करने की बात कही गई थी। और अगर प्रारंभिक +5 जो शिक्षा नीति है उसमें पुस्तक का बोझ नहीं है, बुक्स का बोझ नहीं है, यानी बच्चे उन्मुक्त वातावरण में अपने पुस्तक के बोझ से हट करके शिक्षा को सहजता के रूप में लेंगे। यह टैगोर की शिक्षा नीति से प्रभावित है। दूसरा, डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब जो एक्टिविटी एक्स्ट्रा करिकुलम, ये टैगोर की शिक्षा नीति से प्रभावित है। यह नई शिक्षा नीति में इसको मेन कोर्स में रखा गया है। डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, दीज आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर मेन कोर्स में इसको फोकस किया गया है। तो ये टैगोर की शिक्षा नीति से प्रभावित है कि शिक्षा सिर्फ बुकिस नहीं होनी चाहिए, शिक्षा कला, साहित्य, संगीत के संवर्धन से जुड़ा हुआ है, जिससे मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा। और गांधी जी का जो नैतिक शिक्षा का जो स्वरूप था वो भी था कि इसमें हम शिक्षा को एक आनंद के रूप में लें, टैगोर की शिक्षा को आनंद के रूप में लें, वो इसमें दिखाई देता है। तीसरा, नेहरू पर देखेंगे जो इस शिक्षा में तार्किक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है, तार्किक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है और इनोवेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पर फोकस किया गया है। यह नेहरू की शिक्षा नीति से प्रभावित है। दूसरा, तो इस दूसरे संदर्भ में अगर हम इसको देखेंगे तो एक एनआरएफ की स्थापना, अगर हम अदर फीचर्स इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर देखेंगे तो दो कुछ चीज ध्यान रखना होगा। व्यावसायिक शिक्षा को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, व्यावसायिक शिक्षा को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और इसका उद्देश्य यह था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को फोकस करना है। कहने का मतलब यह है कि जो किताबी शिक्षा थी, जो बुकिश एजुकेशन हमारे यहां सिस्टम था, वह हमें नियोक्ता नहीं बनाता था, हमें नौकर बनाता था।
हम सिर्फ नौकरी के लिए प्रयास करते थे। तो व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस किया गया, जिससे व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड हो और औरों को एम्प्लॉय करे, यानी वो नियोक्ता बने। व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और इसके लिए NCIVE एक अलग संस्थान की स्थापना की गई है। NCIVE व्यावसायिक शिक्षा के संवर्धन एवं विकास के लिए NCIVE की स्थापना की गई है। तो ये जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, स्किल्ड वर्कर के डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाए, रोजगार परक शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया जाए। दूसरा, कनेक्ट टू वर्ल्ड। कनेक्ट टू वर्ल्ड जो है, इस पर फोकस किया गया है। यानी शिक्षा ऐसे हो जो वर्तमान के वैश्विक माहौल में भारतीय प्रतिभा जो है वह अपनी धाक जमा सके। तो कनेक्ट टू वर्ल्ड इस तरह की शिक्षा नीति है कि वैश्विक स्तर पर हम रोजगार प्राप्त कर सकें, वैश्विक स्तर पर हम इनोवेशन को डेवलप कर सकें। तो कनेक्ट टू वर्ल्ड जो है इस शिक्षा के में एक नया शेप रखा गया है। दूसरा ये है कि जो विशेष समूह के बच्चे हैं, यानी कम प्रतिनिधित्व वाले समूह के बच्चे, अर्थात विशेष समूह के बच्चे, जैसे गिफ्टेड चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड, इसके लिए विशेष व्यवस्था की बात की गई है। माइनॉरिटी पीपल पर भी फोकस किया गया है। और जैसे प्राथमिक शिक्षा उर्दू, तो माइनॉरिटी शिक्षा जो कम प्रतिनिधित्व वाले समूह हैं उसको शिक्षा में फोकस किया गया है। यानी संपूर्णता से सभी को समाहित करने की बात की गई है। ये इसमें देख सकते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, माइनॉरिटी, जो कम प्रतिनिधित्व वाले समूह हैं उसके पास शिक्षा पहुंच सके, यानी निम्नतम से निम्नतम व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच हो सके, वह इस शिक्षा नीति में की गई है। दूसरा एक और है कि स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है, उसमें एकरूपता लाई गई है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी, इस सब का स्वरूप अलग अलग था, उसमें एकरूपता लाई गई है। जो कि यूनिवर्सल हायर एजुकेशन को, यानी यूनिवर्सल हायर एजुकेशन विथ वन रूल, यूनिवर्सल हायर एजुकेशन विथ वन रूल। कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसका अलग रूल होता है, डीम्ड विश्वविद्यालय का रूल और अन्य विश्वविद्यालय का अलग रूल। यहां क्या किया गया है, उसको किया गया है यूनिवर्सल कर दिया गया है और उसके विथ वन रूल, एक नियम से सभी विश्वविद्यालय ये होंगे। और इसी के कारण कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर हायर एजुकेशन, क्योंकि ये हो गया है यूनिवर्सल हायर एजुकेशन विथ वन रूल, तो इसलिए उसमें क्या गया है, हायर एजुकेशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल, यानी यह उस भावना से है, प्रभावित है, एक आप कह सकते हैं एजुकेशन फॉर ऑल विदाउट एनी डिवीजन, एजुकेशन फॉर ऑल विदाउट एनी डिवीजन। यहां हायर एजुकेशन में कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा,
उसके बाद यूनिवर्सल हायर एजुकेशन सिस्टम होगा विथ वन रूल, इसको ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा एक और है जो फोकस किया गया, NRF। ये जो अमेरिका के NSF से प्रभावित है, ये मॉडल NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बहुत बेहतरीन काम किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यह एक ऐसी गवर्निंग बॉडी होगी जिसके मेंबर इनोवेटर्स होंगे, रिसर्चर होंगे, और जिसमें ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का इंटरफेरेंस होगा, ना पॉलिटिकल सेटअप का इंटरफेरेंस होगा, और इस कारण यह इंस्टीट्यूट बहुत ट्रांसपेरेंट रूप से शिक्षा के विकास को आगे बढ़ाएगा। इसके बारे में कहा गया ऑल द बिग प्रोजेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, इसमें लिखिएगा इसका काम क्या दिया गया है, ऑल द बिग प्रोजेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, उसको ये फंड करेगी, ये उसको फंड करेगी। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होंगे शिक्षा का, उसको ये फंड करेगी। जो एक गवर्निंग बॉडी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो गवर्निंग बॉडी होगी, जिसमें इनोवेटर्स, रिसर्चर होंगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो वो ट्रांसपेरेंट रूप से फंडिंग कर सकते हैं एजुकेशन के बिग प्रोजेक्ट्स में। ये एक चीज नई से रखी गई है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, नो बैरियर ऑफ सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन, नो बैरियर ऑफ सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन, ये भी एक फीचर है हायर एजुकेशन। वहां भी एक रूपता, आप यूनिफॉर्मिटी देख सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी आप देख सकते हैं। क्यों? तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इस तरह से डिवीजन था, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी ला दी गई है कि ग्रेजुएशन, ओनली डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन और रिसर्च, आइदर यू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ साइंस, वन सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स एंड वन सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स, तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। इससे जो मोनोटोनस, अगर मान लिया कोई आर्ट्स रखा है और उसकी किसी कारणवश रख लिया है, लेकिन उसकी विज्ञान के प्रति अभिरुचि है, तो वो उसको ले सकता है। और इसमें यह था कि आपको 10th के बाद इस सब्जेक्ट को आपको चूज करना होता था, और उस 10th के बाद सब्जेक्ट चूज किया तो ग्रेजुएशन में भी आप उसी आधार पर सब्जेक्ट रखेंगे। तो एक बाइंडेशन टाइप का होता था, तो बाइंडेशन को खत्म किया गया है और इससे अपनी अभिरुचि के हिसाब से विषय सेलेक्ट कर सकता है स्टूडेंट। ये एक बेहतर प्रावधान है। लेकिन इस नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी है जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये मान के रखेंगे, चाहे मेंस में चाहे इंटरव्यू में, आप अभी तक जो इतनी तैयारी का संदर्भ रखा गया है उसमें ये फीचर की बात की गई, विशेषता की बात की गई है, निगेटिव की बात नहीं की गई है। वो इंटरव्यू में भी और मेंस में भी क्रिटिकली एनालिसिस की बात की जाएगी। आप इसमें क्या क्या कमियां देखते हैं, या अगर आप इसके कमिटी में होते तो आप इसमें क्या क्या और सुझाव देते जिससे यह शिक्षा बेहतर होती। तो इसमें मेरा अपना सुझाव है, जो निगेटिव एस्पेक्ट है कि व्यावसायिकता पर ज्यादा जोर दिया गया है, व्यावसायिकता पर ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शिक्षा नीति है इसमें व्यावसायिकता पर ज्यादा जोर है, जोर पर ज्यादा जोर है, ज्यादा जोर है
ये निगेटिव एस्पेक्ट भी है, क्योंकि हमारे यहां शिक्षा का उद्देश्य व्यावसायिकता नहीं रही है। हमारे यहां शिक्षा का उद्देश्य मानव के संपूर्ण विकास की अवधारणा रही है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, नैतिक विकास की अवधारणा पर बात रखी गई है। गांधी, टैगोर या नेहरू ने कभी भी शिक्षा को सिर्फ कमर्शलाइजेशन से नहीं जोड़ा है। इससे व्यक्ति मशीन हो जाएगा। व्यक्ति क्या हो जाएगा? मशीन हो जाएगा। व्यावसायिकता पर ज्यादा जोर देने के कारण व्यक्ति क्या हो जाएगा? मशीन हो जाएगा। उसमें मानवीय संवेदना नहीं रह जाएगी। मानवीय संवेदना नहीं रह जाएगी। ठीक है। दूसरा, नैतिकता पर जोर नहीं है, क्योंकि जबकि हमारी शिक्षा मानव के संपूर्ण विकास से संबंधित है, जिसमें गांधी जी ने कहा था, साध्य और साधन दोनों पर जोर देना है। वह तात्विक विकास की ओर उन्मुख करता है। हमारे यहां शिक्षा का उद्देश्य कभी भी सिर्फ और सिर्फ नौकरी प्राप्त करना, व्यवसायिक होना नहीं रहा है। हमारे यहां शिक्षा का उद्देश्य मानव के हर एक स्वरूप का विकास होना है। तो नैतिकता पर जोर नहीं है। जो ये तीसरा पॉइंट है, शिक्षा का जो पीरियड है 10+2 जो शिक्षा थी वह आपको 16 वर्ष लग रही थी, अब वो हो जाएगी 18 वर्ष। 16 वर्ष में हम 10+2 कर लेते थे और इस शिक्षा नीति में 18 वर्ष, यानी ये लेंदी है। यानी ग्रेजुएशन करने में हमें 21 से 22 वर्ष लग जाएगा। यहां थोड़ा सा लेंदी ज्यादा नजर आ रहा है। चौथा, प्राइवेटाइजेशन की ओर ज्यादा झुकाव है। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की ओर ज्यादा झुकाव है। निजीकरण की ओर ज्यादा झुकाव है। निजीकरण की ओर ज्यादा झुकाव है, यानी इसके अलावा शिक्षा पर जो 6% खर्चे की बात की गई है, उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन का स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। व्यावहारिक क्रियान्वयन, जीडीपी का 6% खर्च करना है, तो उसका व्यावहारिक क्रियान्वयन का स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है कि कैसे हम बजट में उसको अलॉट करेंगे। छठा, जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, इस तरह से कोर्सेज को बांटा गया है, तो ये आप मान के रखें, हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट होने की संभावना है। ड्रॉप आउट बढ़ने की संभावना है। ड्रॉप आउट बढ़ने की संभावना है। सातवां रखिए, 7 पॉइंट रखिए, विशेषज्ञता की अनदेखी की गई है। विशेषज्ञता की अनदेखी है, क्योंकि इसमें एक चीज है, जैसे कहा गया कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उसका कोई बैरियर नहीं होगा, तो इससे इसका पॉजिटिव शेप है तो निगेटिव शेप भी है। कैसे? तो अगर साइंस एक फैकल्टी से पढ़ेंगे तो उसकी विशेषज्ञता उसमें ज्यादा होगी। आर्ट्स अगर पकड़ेंगे तो उसमें विशेषज्ञता उसकी ज्यादा होगी। कॉमर्स पढ़ेंगे तो विशेषज्ञता ज्यादा होगी। यहां हो गया जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, यानी आप सब कुछ भी नहीं जान रहे हैं और सब कुछ को पढ़ रहे हैं, यानी आप में विशेषज्ञता की कमी संभावना नजर आ रही है कि जान तो सब कुछ रहे थोड़ा थोड़ा,
और संपूर्ण किसी विषय पर आपकी पकड़ नहीं रह जाएगी। तो ये विशेषज्ञता का हनन इससे हो सकता है, इसमें स्पष्ट रूप से नजर आता है। फिर जो नेशनल कमीशन के गठन की बात की गई है शिक्षा का, वह भी ठीक नहीं है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन जो पूरे भारत के लिए एक एजुकेशन पॉलिसी बनाएगी, नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन जो बनाई गई, नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन, ये जो बनाई गई है इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष होंगे शिक्षा मंत्री। तो इससे भारत के संघीय ढांचे पर चोट पहुंचने की संभावना है, चोट पहुंचने की संभावना है। शिक्षा जरूर समवर्ती सूची में है, लेकिन आप ये मान के रखेंगे शिक्षा के विकास में राज्यों की ज्यादा भूमिका होती है। और अगर पॉलिसी टॉप टू बॉटम आएगा तो वो दिक्कत है। यानी ये टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम ये नहीं होना चाहिए, बॉटम टू टॉप होनी चाहिए। जो ये इसमें एक भारी कमी नजर आती है कि इसमें जो है, इसके अलावा ये संभावना नहीं है, लेकिन एक दक्षिण के राज्यों में एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि अंग्रेजी के जगह राष्ट्रभाषा या अंग्रेजी की जगह हिंदी को थोपने की तैयारी है, हिंदी को थोपने की तैयारी है। ये भी एक आलोचना का विषय है, तैयारी है। और एक जो हमने पहले बताया था 6% जो फंड की बात की गई थी एजुकेशन में, हु विल फंड इट, फंड, तो वहां भी संघीय ढांचा को नुकसान होगा, क्योंकि उसके लिए नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन की जो स्थापना की गई है, निश्चित इनोवेटर्स होंगे, उसमें रिसर्चर होंगे, वो फंडिंग करेंगे बिग प्रोजेक्ट को। लेकिन वो जो अपॉइंटमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड कोई फाउंडेशन वह संघीय ढांचा को नुकसान कर सकता है। तो वो भी आप लिख लीजिए, द क्रिएशन ऑफ NRF also hamper the federal structure of इंडिया। यहां भी एक थोपने वाली बात चली आएगी और उसमें मनमाना होगा, जैसे कि नीति आयोग में संदर्भ में योजना आयोग के संदर्भ में कहा था कि वो मनमानी तरीके से चीजों को सामने में रखता था। तो ये भी एक इसका नुकसान ज्यादा नजर आता है।